हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? परीक्षा की तैयारियां सबकी चल रही होंगी। परीक्षा के समय में रिवीजन जो है एक बड़ा ही टफ वर्क हो जाता है, और उसमें भी तब ज़्यादा टफ हो जाता है जब हमारा सिलेबस बहुत लेंदी हो। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेके आए हैं। फिजिक्स में हमेशा बच्चों को शिकायत रहती है कि सर बहुत ज़्यादा फार्मूला है, फार्मूले को याद कैसे रखें, फार्मूला बार बार भूल जाता है। तो फार्मूले को सही तरीके से याद करने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले कुछ सेक्शन वाइज फार्मूले को कैटेगराइज कीजिए और फिर उस सेक्शन वाइज फार्मूले को तैयार करेंगे। जैसे अभी हम लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कुछ फार्मूलाज लिखा हुआ है। ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। पूरा जो फिजिक्स का 12th का जो सेक्शन है उस सेक्शन को मेजर 4 पार्ट में हम बांट देंगे। पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। दूसरे मेजर पार्ट में हमारा मैग्नेटिज्म होगा। थर्ड मेजर पार्ट में ऑप्टिक्स होगा और फोर्थ मेजर पार्ट में हमारा मॉडर्न फिजिक्स होगा। तो आज हम अपने वीडियो के पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवाएंगे। एक छोटे वीडियो के थ्रू हम चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखने से ये होगा कि सारे फार्मूले आपको हमेशा आपके माइंड में सेट रहेंगे, जिससे न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। क्योंकि एग्जाम में जो आपका पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और दूसरा उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो न्यूमेरिकल को लेके होती है। तो न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए यहाँ हम कुछ फार्मूलों का कलेक्शन लाए हैं। इस फार्मूले के थ्रू हम न्यूमेरिकल को इजी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूले को। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे पहला फार्मूला स्टार्ट होता है वो शुरू होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं है यहाँ, थोड़ा सा मिसिंग है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर E इज इक्वल टू 1, E की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड N इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी सबस्टेंस पे जो चार्ज अवेलेबल होता है दैट आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का हमेशा एक होल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि किसी भी सबस्टेंस पे जो चार्ज अवेलेबल होता है वह चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी जब ट्रांसफर होता है तो हमेशा होल नंबर काउंटिंग में हमेशा ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर में ट्रांसफर्ड होगा। कभी भी पार्शियल पार्ट में, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग नहीं होती है। तो इसीलिए किसी भी सबस्टेंस पे जो अवेलेबल चार्ज होता है वह हमेशा एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सेकेंड फार्मूला हमारा है जो काफी पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी फार्मूले के बिहाफ पे बहुत सारे फार्मूले हमारे आएंगे। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट था। कूलॉम्स लॉ ने हमें क्या बताया, तो दो चार्ज के बिटवीन में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बताया। इसके पहले के क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक में, जिसमें यह बताया गया है कि दो अगर लाइक चार्जेज हैं, 2 लाइक चार्जर आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसके मैग्नीट्यूड को कूलॉम्स ने एक्सप्लेन किया, और कूलॉम्स ने बताया कि when two charge Q1 and Q2 are separated by a small distance r, then the force between Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the distance between the two charges। और इनको कंबाइंड फॉर्म में फिर आते हैं, लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थर्ड फार्मूला हमारा आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी
को ER के लिए लिखा गया है, दोनों सेम थिंग्स हैं, दैट आर इक्वल टू F0 अपॉन Fm। F0 क्या है? तो F0 व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड इन एयर, जब दो चार्ज एयर में रखे गए हों तो उस केस में दो चार्ज के बिटवीन का फोर्स को F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही सेम चार्ज जब किसी दोनों चार्ज के बिटवीन में कोई एयर के अलावा कोई भी जब दूसरा मीडियम आ जाता है तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होती है दो चार्ज के बिटवीन में वह होता है Fm। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। न्यूमेरिकल में काफी इसका यूज होता है जब व्हेन मोर देन टू चार्जेज, जब भी दो चार्ज से अधिक चार्ज किसी भी सिस्टम में हो और किसी उन सभी सिस्टम में किसी एक चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना होता है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द डिफरेंट चार्जेज। किसी भी एक सिंगल चार्ज पे जो अप्लाइड फोर्स की नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो अलग अलग चार्ज के फोर्स के जितने भी फोर्स लगाएंगे उन सभी फोर्स लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब निकालते हैं? जब चार्ज को एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जब भी चार्ज को क्या किया जाए एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसकी डेंसिटी निकालते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। dq क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज, और dl क्या है? जितने लेंथ पे उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस तरीके से एक लाइन पे रिप्रेजेंट चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही क्या करते हैं, एक सरफेस पे, पूरा ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें यूनिफॉर्मली तो हमको निकलता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे उसे। और उस केस में जो डेंसिटी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई dA। इसी तरीके से अगर हम चार्ज को किसी स्पेस में, जैसे पूरे स्पेस में क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पूरे स्पेस में 3D में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी बॉक्स में जैसे भर दें, यूनिफॉर्मली अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में जो डेंसिटी निकल के आता है वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू dq बाई dV। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो कोई भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के सराउंडिंग जहां पर कोई दूसरा चार्ज जब आता है तो वह एक फोर्स रियलाइज करता है। वह पूरा जो सराउंडिंग होता है, जो पूरा स्पेस होता है किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज का, जो सराउंडिंग स्पेस जहां पे अदर चार्ज फोर्स रियलाइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना फोर्स रियलाइज करता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें इसका जो फॉर्मूला है ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? वेयर क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है। किसी भी टेस्ट चार्ज, किसी फील्ड में जब किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं और उस पर लगने वाला फोर्स, जितना फोर्स लगता है वो F है। जितना भी क्यू नॉट पे अप्लाइड फोर्स होगा उस फोर्स में जब क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है, अगर कोई भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सपोज कीजिए कि यहां एक चार्ज है पॉइंट चार्ज Q और इससे R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए फार्मूला आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, वेयर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू स्मॉल k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह वही k है जो कूलम्ब्स लॉ में आया था। कूलम्ब्स लॉ में k की वैल्यू जो 9 × 10⁹ था, सेम वही वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट का भी आता है। मतलब अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल में सीधे 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है इस पूरे के प्लेस पे सीधे हम लोग लिख लेते हैं 9 × 10⁹। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट को जानने से पहले जान लें कि डाइपोल क्या होता है। जब कभी भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज जब कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, देन दे फॉर्म डाइपोल, और इस केस में वो डाइपोल बनाते हैं। अब इनका मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए दोनों चार्ज, जो दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं और उसमें प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों चार्ज के बिटवीन के डिस्टेंस से। अब एक क्वेश्चन यहां राइज होता है कि डिस्टेंस अगर है तो हम केवल ए लिख सकते थे, 2a क्यों लिखा गया है? तो डिस्क्रिप्शन जब आप पूरा इसका फार्मूला का डेरिवेशन जब आप पढ़ेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि हमको इसके सेंटर से बांटने की जरूरत होती है। वहां हम अगर इसको अगर a लेते हैं तो a/2 आएगा, जो हमें काफी फार्मूले में के डेरिवेशन में प्रॉब्लम करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, कम करने के लिए, यहां डिस्टेंस को 2a लिया गया है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी भी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस अगर दिया रहे तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा 2a डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है? ये जो दो चार्ज हैं डाइपोल बना रहे हैं, -q और +q, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसी लाइन में सीधे जब आगे बढ़ जाएंगे तो यह हमारा कहलाता है एक्सियल लाइन। अगर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही अगर कोई पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस R है, इस डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो इसका वैल्यू होता है E = 1/4πε0 2p/r3। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी डाइपोल के सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम जब चलते हैं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब अगर इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला E = 1/4πε0 p/r3। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। दो इसके पहले फार्मूले जो पढ़े गए, पहला था एक्सियल लाइन पे, दूसरा था बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे, और थर्ड अगर है कि कोई भी डायरेक्शन हो, थीटा अगर किसी डायरेक्शन पे अगर वह पॉइंट है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? तो उस केस में हमारा जनरल फार्मूला होता है E = 1/4πε0 p √3 cos² थीटा +1/r3। अब यह एक जनरल फार्मूला है, इसमें थीटा की वैल्यू जब आप 0 डिग्री रख देंगे तो जैसे ही 0 रखेंगे तो यहां यह एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा और एक्सियल पॉइंट वाला फार्मूला आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू, अगर आप यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर चलें और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इस फार्मूले में रख देंगे तो फिर आपको इक्वेटोरियल लाइन वाला फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से यह एक जनरल फार्मूला है जो एक्सियल लाइन के लिए भी काम करेगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी काम करेगा, और कोई भी जनरल पॉइंट है थीटा डिग्री पे अगर कोई जनरल पॉइंट है तो उसके लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एक रिंग है यह एक रिंग है जिसपे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और यह जो रिंग है इस रिंग का रेडियस a है। इस केस में हमें फार्मूला ऑब्टेन होता है E = 1/4πε0 QR डिवाइडेड बाई r² + a² टू द पावर 3/2। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल। अगर किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है तो उस पर एक टॉर्क जनरेट होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्ट ऑन डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और यह जो कंडीशन है यह कपल की कंडीशन है। कभी भी जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं तो उसको रोटेट करवाने की टेंडेंसी रखते हैं, और जहां भी रोटेशन की टेंडेंसी आता है वहां टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो यहां टॉर्क ऑन ए डाइपोल
टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। थीटा क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बिटवीन का एंगल है। अब इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब अगर इस डाइपोल को हम अलाइन कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तो उस केस में टॉर्क की वैल्यू मिलेगा 0। और यह जो कंडीशन है यह स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि जो डाइपोल हमारा है वो अलाइन कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और अगर आप थोड़ा बहुत अगर उसको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, इस पूरे को रोटेट कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तब भी टॉर्क की वैल्यू 0 डिग्री होगा। लेकिन उस केस में जो स्टेबिलिटी होगी, जो इक्विलिब्रियम होगा, वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। दैट मीन्स कि अगर उसे डिस्टर्ब करेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या करेगा, पूरा 180 रोटेट करके 0 डिग्री वाली कंडीशन को अटेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होता है तो इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल अगर थीटा डिग्री पे रखा हुआ है तो उस केस में उस डाइपोल के पास एनर्जी कितनी होगी, तो यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू क्या है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई भी चार्ज है और चार्ज का अपना ये सिस्टम है, इस केस में इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ले आते हैं तो उस केस में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए तक क्यू नॉट को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट से लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। सपोज कर लेते हैं कि क्यू नॉट को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन है वो डब्ल्यू है, तो उस केस में पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज है, यहां सपोज कर लेते हैं Q एक चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस Q की वजह से P पर हमें पोटेंशियल देखना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला हमारा है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इससे हम लोग इस फार्मूले के थ्रू पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है हम लोग का, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसके पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, ठीक उसी तरीके से डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब, वेयर P जो है वह डाइपोल मोमेंट है। प्रीवियस फार्मूले में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे बार बार मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो भी सिंबल पहले से यूज हुए हैं उन सिंबल को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, पहले के फार्मूले में ये सिंबल्स आ चुके हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा गया था कि टू चार्जेज हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फार्मूला में आता है वैल्यू, लेकिन यहां जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाता है। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जब फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो फार्मूले के डेरिवेशन में ही यह V का वैल्यू 0 आ जाता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और dV बाई dr यह पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब कभी दो चार्ज अगर यहां R डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं तो इन टू चार्ज के बिटवीन का जो एनर्जी है वह
U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R है। एक्चुअल में एनर्जी आता कैसे है, तो हम जब कोई भी सिस्टम बनाते हैं, चार्ज को इकट्ठा करके किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन किया जाता है, इनफाइनाइट से लाने में जो भी वर्क डन किया जाता है, टोटल वर्क डन की वैल्यू ही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कि मोर देन 2 चार्जेज हैं, 2 चार्ज से अधिक हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 3 चार्जेज हैं, Q1 Q2 एंड Q3, तो इस केस में एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, तो यहां एनर्जी हमें निकालना होगा, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, इनके बिटवीन का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इस केस में एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R2 प्लस 1/4πε0 Q3 Q1 बाई R3। ऐसे ही अगर इससे अधिक भी अगर चार्ज होंगे तो ऐसे ही चार्ज का कॉम्बिनेशन करके उन सभी के बीच में 2-2 चार्ज का पेयर बनाएंगे, उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी लेंगे और फिर सभी को ऐड कर देंगे। यहां पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो यह पोटेंशियल एनर्जी है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, उनका जब नेट रिजल्ट निकालना होता है तो उसमें हम लोग सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासे थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी सरफेस है, सपोज कर लीजिए कि यह एक सरफेस है और इस सरफेस से अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसका जो काउंटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जब मैथमेटिकली इसको फाइंड करते हैं तो मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होता है φe। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन करने के लिए दिया गया है, φe इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। यह जो सिंबल है यह क्लोज इंटीग्रल का है। जब रेगुलर क्लास आपको चलता है तो उसमें बताया जाता है कि क्लोज इंटीग्रल का सेंस क्या है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब यहां पूरे सरफेस को इनक्लोज करने से है। तो यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, वेयर ds इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया को जनरली हम लोग स्केलर क्वांटिटी के रूप में तो यूज करते हैं, ऐसे ही आपको यहां वेक्टर लगा हुआ है, तो वेक्टर में होता क्या है, क्या डिफरेंस होता है? तो वेक्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वेक्टर में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। तो कोई भी एरिया जब हम फाइंड करते हैं, कोई भी एरिया, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया निकाल लेंगे जैसे भी निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ करके। लेकिन जब इसका वेक्टर देखना होगा तो इस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, डायरेक्शन इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इसका ले लेंगे, तो यह हमारा बन जाएगा एरिया वेक्टर। तो यहां पे ds जो है, वेयर ds इज एरिया वेक्टर, या ds जो है या एरिया वेक्टर के रूप में है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है गॉस थ्योरम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे, और इसका स्टेटमेंट और प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, प्रूफ भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ इस पे से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। गॉस ने का स्टेटमेंट ये है, गॉस ने ये बताया कि कोई भी चार्ज है, सपोज कर लीजिए कि यह Q चार्ज है और यह चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज है। अगर कोई भी Q चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज है तो उस केस में, अगर सपोज कीजिए Q चार्ज है, तो उस केस में यह जो इनक्लोज चार्ज है, इस इनक्लोज चार्ज से की वजह से इस सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, तो उसको गॉस ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से पास करने वाला, वह होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज। दैट मीन्स कि इस जितना भी इनक्लोज चार्ज होगा उसमें 1/ε0 टाइम्स, दैट मीन्स 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगा। इसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने फाइंड किया है E डॉट ds, यह वैल्यू Q/ε0 के इक्वल होता है।
नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या है? अगर यह एक रॉड है और रॉड पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक रॉड है जिसपे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा है। लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी के बारे में प्रीवियस फार्मूलों में बताया गया पहले से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में इस लाइन की वजह से जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से अगर r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई r। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या है? एक हॉलो सेल है, एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर पे यह जो है कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल है। इस पे चार्ज जो है यह यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इस सेल पर और इस सेल की वजह से हम लोग को एक बार आउटसाइड ऑफ द सेल अगर कोई भी पॉइंट P है या इस पूरा ये कैपिटल R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना है। दूसरा केस देखना है कि अगर यह पॉइंट सेल पर ही आ जाए, जिस सेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसी सेल पे अगर यह पॉइंट आ जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। और थर्ड जो है, अगर वह पॉइंट इनर चला है, इलेक्ट्रिक यह जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर अगर यह पॉइंट हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट फार्मूला इसका जो फर्स्ट कंडीशन है, एट आउटसाइड ऑफ द सेल, अगर पॉइंट आउटसाइड में है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला पहले भी पढ़ा गया है, या इसके पहले फार्मूले में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सेम रिजल्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का था, सिमिलर रिजल्ट है। इसका सेंस क्या है कि आउटसाइड के किसी भी पॉइंट के लिए यह स्फेरिकल सेल जो है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है, जो कहां पे रखा गया है? इसके सेंटर O पर। इसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए कि यह पूरा स्फेरिकल सेल ना होके एक पॉइंट चार्ज है जो इसके सेंटर पे रखा गया है। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन इसका, एट द सरफेस ऑफ द सेल। सरफेस पे क्या होगा? तो सरफेस के लिए हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। जो ये स्मॉल r था, बाहर का पॉइंट लिए थे तो स्मॉल r लिए थे। सरफेस पे अगर आ जाते हैं तो इसका जो रेडियस है कैपिटल R है, तो डिस्टेंस भी कैपिटल R हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है। इसके लिए बिहेवियर ऐसा होता है कि ऑल द चार्ज आर प्लेस्ड एट सेंटर O। थर्ड है एट इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड में अगर कोई पॉइंट है तब क्या होगा? तो सेल के इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो एक स्फीयर बनाया है हमने इनर पॉइंट के लिए, तो कोई भी चार्ज इनके अंदर इनक्लोज नहीं है। क्योंकि इनक्लोज चार्ज की वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक शीट है, प्लेन शीट है, जैसे मान लीजिए हैंड को ही हम शीट मान लेते हैं। इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो शीट के इस साइड में, एक साइड में इधर या फिर इधर, दोनों साइड में शीट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगा E इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चार्ज को, तो उस केस में हम लोग फाइंड करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एक शीट ये है और एक शीट ये है, दो शीट है और दोनों पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन एक शीट पे चार्ज की डेंसिटी
सिग्मा 1 है और दूसरे पे चार्ज की डेंसिटी सिग्मा 2 है, और दोनों पर, यहां फिगर में दिख भी रहा होगा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब यहां पे जो रीजन बनेगा, 3 रीजन हमारे होंगे, एक सीट के फर्स्ट सीट के आउटसाइड में रीजन फर्स्ट, दोनों सीट के बिटवीन में रीजन सेकेंड, और सेकेंड सीट के आउट में रीजन थर्ड। तीनों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इन रीजन फर्स्ट रीजन में, ये हमारा फर्स्ट रीजन है। यहां पर E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है, और जहां निगेटिव चार्ज होता है वहां निगेटिव चार्ज के साथ इनवर्ड होता है। जिधर निगेटिव चार्ज होगा उधर इनवर्ड होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है। तो यहां चूंकि दोनों सीट पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए E1 भी पहले सीट की वजह से आउटवर्ड हो गया और E2 का वैल्यू भी आउटवर्ड हो गया। रीजन सेकेंड में देखते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट सीट है इसकी वजह से E1 जो है इससे आउटवर्ड है, तो राइट साइड चला गया है, और सेकेंड सीट से जब आउटवर्ड लेंगे यहां तो E2 जो है वह लेफ्ट चला जाएगा। यहां पे E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर इन रीजन थर्ड में जब चलेंगे तो पहले सीट की वजह से इससे आउटवर्ड होगा, तो E1 राइट साइड चला जाएगा, और दूसरे सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है E2 यह भी राइट साइड चला जाएगा। इस तरीके से रीजन फर्स्ट में और रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होंगे, जबकि रीजन सेकेंड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसा तब होगा जब दोनों सीट पॉजिटिवली चार्ज हों। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब क्या होगा, आगे एक फॉर्मूले में हम देखेंगे, पहले इस पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, रीजन फर्स्ट में E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर इक्वल, अगर दोनों सेम है, इक्वल हैं, इन दोनों के प्लेस पे अगर हम सिग्मा रख लेते हैं, देन E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब पहले वाले के सिग्मा 1 के प्लेस पे सिग्मा रख देंगे, सिग्मा 2 के प्लेस पे भी सिग्मा रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इन रीजन सेकेंड रीजन में क्या होगा, क्योंकि दोनों E1 और E2 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। दैट मींस E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। वैल्यू रखेंगे सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। इन थर्ड रीजन में क्या होगा, तो थर्ड रीजन में भी बिल्कुल फर्स्ट रीजन के सिमिलर होगा। E1 और E2 का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में है, तो यहां इन थर्ड रीजन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह भी हो जाएगा E1 प्लस E2। अब यहां से E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड कर देंगे दोनों को तो हमें मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से अगर 2 पैरेलल सीट्स हैं लेकिन दोनों पे जो चार्ज है वह अपोजिट चार्जेज है, एक पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और दूसरे पे निगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी सेम है, इक्वल है, एक पे पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज वाले पे का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और निगेटिव वाले पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है। दोनों सेम चार्ज डेंसिटी वाले अगर हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेज हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन फर्स्ट में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर इन रीजन सेकेंड में E1 और E2 बोथ द डायरेक्शन है E1 E2 का वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 के इक्वल होगा और रिजल्ट इसका आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इन रीजन थर्ड, तीसरे रीजन में जब चलेंगे तो वहां अगेन E1 और E2 के जो डायरेक्शन है या अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड फार्मूला और करंट इलेक्ट्रिसिटी से फार्मूला। सेकेंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही साथ सबको डालने पे, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो है, जो भी फार्मूले उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। लेकिन आप अगर इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सारे फार्मूले तो समझ में आ ही जाएंगे, आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले थे और कौन कौन सा टॉपिक था। सारे फार्मूले को इसीलिए टॉपिक वाइज लिया गया है। तो सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के साथ आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।